हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में कैसे डेवलप होती है, कैसे उसको मेजर करते हैं और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं पावर कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। चलिए देखते हैं। पावर कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा सर्किट को मैंने शॉर्ट में सीकेटी लिख दिया है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं डिवाइड कर लूंगा, इसमें पार्टीशन कर लूँ थोड़ा सा, सो दैट कि हमारा ज्यादा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा ये कोई सर्किट कंसीडर कर लीजिए, ये बैटरी है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसका ईएमएफ ई है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। करंट यहां से निकलेगी, यहां जाएगी, इधर जाएगी, इधर इधर। करंट इसमें हम आई लेट कर लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी बैटरी से मिलेगी हमको, और कंज्यूम कहाँ होगी? कंज्यूम होगी इस रेजिस्टेंस में। अब इस रेजिस्टेंस में कंज्यूम हीट की फॉर्म में हो, या यहाँ पर हम कोई मैकेनिकल डिवाइस जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आई करंट यहां से बैटरी से करंट आई करंट इसमें जा रही है, ठीक। अब थोड़ा सा हमें क्या निकालना, पावर कंज्यूम। तो पावर रिलेट किससे करती है, ये थोड़ा सा आप पुराना ध्यान दीजिए। पावर किससे रिलेट करती है, किसके साथ पावर का रिलेशन होता है? पावर में हमारा टाइम इन्वॉल्व होता है। पुराना आपको लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, P इक्वल्स टू W/T, मतलब रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। अब वर्क मतलब इसका ये हुआ कि बेटा रेट ऑफ वर्क डन कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। चार्ज को ले जाने में इस बैटरी को जितना वर्क करना पड़ेगा, सपोज दैट कि आई करंट है, टी टाइम में क्यू चार्ज यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, तो हमारा W को क्या हो जाएगा? W का किसके साथ रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। V इक्वल टू W/Q। इट मीन्स देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू W/Q, therefore W इक्वल्स टू V इंटू Q, ठीक। अब Q हमारा क्या होता है? IT। W इक्वल्स टू V I T। ये तो हमारा हो गया वर्क डन, ये हमारा वर्क डन हो गया, ठीक। हमको निकालनी पावर, कि पावर कितनी कंज्यूम हुई हमारे हाउस होल्ड सर्किट में, हमारे घरों में। देखिए
पंखा वो भी पावर कंज्यूम करता है, रेफ्रिजरेटर वो भी पावर कंज्यूम करता है, एसी वो भी पावर कंज्यूम करता है, ट्यूबलाइट वो भी पावर कंज्यूम करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं सब पावर कंज्यूम करते हैं। तो अभी हम आगे हम देखेंगे कि कंजप्शन कैसे निकालेंगे। अब देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T दैट इज VIT डिवाइडेड बाई T, T कैंसिल हो गया, P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक, अब देखिए यूनिट वही होगी वाट, यूनिट हमारी वाट, या यहां से निकाले जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं। क्लियर। अब कुछ हायर यूनिट, 1 किलोवाट, 1000 वाट, 1 हाउस पावर, 746 वाट। ये बेटा ये हमारी पुरानी यूनिट है, कि पुराने समय में जो एक हॉर्स होता, घोड़ा होता था, तो वो उसकी पावर अप्रॉक्सीमेट इतनी होती थी स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। अब देखिए हमारा रिलेशन आ गया P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक, अब हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम V और I में रिलेशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल टू IR। ठीक, मतलब R अब हम कंसिडर करेंगे, तो इस V की जगह IR रिप्लेस कर दें। तो वहां P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R इंटू R सॉरी इंटू आई स्क्वायर, आई की जगह V अपॉन R लगा दें, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर अपॉन R। तो बेटा पावर के हमारे पास 3 रिलेशन है, 3 फॉर्मूले हैं। तो हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं, P इक्वल टू V इंटू आई स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकली होता क्या है। अब हमारे घर में बेटा जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। वो 220, तो मतलब V तो सबके लिए 220 वोल्ट होगा। अब देखिए V तो फिक्स है, तो इसका मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसमें करंट ज्यादा। प्रैक्टिकली कैसे हम लोग देखेंगे, AC इलेक्ट्रिक आयरन, ये क्या है, हाई पावर डिवाइसेस है। आपने देखा होगा कि इनमें वायर काफी मोटे मोटे होते हैं, और जो वायर की जो थिकनेस है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है इस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए कि किसी भी डिवाइस में वायर की थिकनेस, आप इलेक्ट्रिक हीटर में देख लीजिए मोटा वायर, गीजर में, क्योंकि इनमें पावर कंजप्शन बहुत होता है। गीजर 2000 वाट मतलब 2 किलोवाट का, इलेक्ट्रिक आयरन 800 वाट से 1000 वाट तक होती है अप्रोक्सीमेट, राउंड अबाउट। ठीक है। फैन हमारा 60 वाट, तो बेटा फैन तो 60 वाट का है, तो उसमें करंट कितनी होगी, आई इन फैन ऑफ 60 वाट, 60 अपॉन 220,
0.27 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। यही हम जब गीजर की बात कर लें 2000 वाट का होता, करंट इन गीजर 2000 डिवाइडेड बाई 220, लगभग 9 एम्पियर, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.1 एम्पियर, 9 एम्पियर। तो अब देखिए कितना डिफरेंस है। इसीलिए गीजर में वायर की मोटाई बहुत ज्यादा होती है। झालर ले लीजिए जो हम लोग यूज करते हैं, दिवाली में झालर लगाते हैं, तो बहुत कम, वेरी लो पावर कंज्यूम्ड, वेरी लो पावर, तो उसमें वायर बहुत पतले पतले होते हैं। ठीक है, अब आपको करंट की कहानी समझ में आ गई। अब इसका एप्लीकेशन एक होता है कि पावर ट्रांसमिशन में, देखिए मैं प्रैक्टिकली कुछ चीज बता रहा हूं, ये जनरली कोई नहीं बताता है। पावर ट्रांसमिशन में आप ये मान के चलिए, अगर मेगावाट में पावर हमारी जनरेट हुई, मेगावाट में पावर जनरेट हुई, तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा होता है 11,000 वोल्ट पर। ठीक है, अब 11,000 वोल्ट पे हमारा प्रोडक्शन हुआ, हमको पावर ट्रांसमिट करनी है एक से पावर हाउस के आस पास तो होगी नहीं, बहुत दूर दूसरे शहरों में भेजी जाएगी, उसको अब कर देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारी है, जो 11,000 वोल्ट पे जनरेट हो रही है बेटा, उसको अब कर, अब सपोज दैट मेगावाट में है पावर, तो करंट कितनी हो जाएगी, 1 मेगावाट की हम लेके चलना है। 1 मेगावाट मतलब 1 इंटू 10⁶ वाट डिवाइडेड बाई 11,000, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3, लगभग 91 एम्पियर। बेटा 91 एम्पियर के कितना मोटा क्या है, ये तो हमने 1 मेगावाट लिया है, 1 मेगावाट को ट्रांसमिट नहीं होती है, 200 मेगावाट 500 मेगावाट इस तरह से ट्रांसमिट करनी, तो कितने गुनी हो जाएगा, कितना मोटा तार चाहिए, इतना मोटा था। तो पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को हमने 2,20,000 वोल्ट पे स्टेप अप कर दिया। अब देखिए 2,20,000, अब करंट कितनी रह जाएगी, ये तो जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, $2,20,000, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पॉइंट समथिंग एम्पियर। अब बताइए 2,20,000 पे हमने जब इसको स्टेप अप कर दिया, तो अगर यहाँ 10 मेगावाट होगी तो 40 एम्पियर आराम से इतने मोटे वायर से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करंट और वोल्टेज में कुछ रिलेशन कैसे कैसे और पावर में, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर चीज है। तो इस तरह से हम घर में निकाल सकते हैं कि अगर कितनी एक करंट ले रहा 220 वोल्ट पे चलना, तो बेटा V इंटू आई कर दिया, पावर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ये पावर करनी। इसको पॉज कर करके आप इसको नोट कर लीजिए, एक किनारे एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सो दैट कि आपको एग्जाम के समय प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमारा अगला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, किरचॉफ के 2 लॉ थे,
किरचॉफ के दो लॉ थे। देखिए किरचॉफ लॉ, अभी हमारा जो 28 के जो जेई एडवांस का हुआ है, तो बेटा उसमें एक क्वेश्चन था टोटली किरचॉफ लॉ पर डिपेंडेंट था, उसका मैं सलूशन बताऊंगा अभी। देखिए फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, सपोज दैट कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कुछ इस तरह का, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इधर से कुछ कनेक्ट 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 है, ठीक। अब अगर हम इस जंक्शन को देखें तो हम ये देखेंगे कि अलजेब्रिक सम सारी करंट का हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि यहां पे चार्ज कहीं पे एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, चार्ज केवल फ्लो हो रहा है। आया समझ में? क्यों बेटा यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट तो हो नहीं रहा, कंज्यूम तो हो नहीं रहा, हमारी जो एनर्जी कंज्यूम तो हो नहीं रही है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट at any junction the algebraic sum of current meeting at that junction is जीरो। समझ में आया कि यहां पर जितनी करंट चाहे वो आ रही हो चाहे जा रही हो, बेटा अगर हम आने वाली पॉजिटिव लेंगे तो जाने वाली निगेटिव लेंगे, हम आने वाली निगेटिव भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब देखिए I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। शॉर्ट में लिखें इसको, सिग्मा I इक्वल टू 0। ये हमारा रिजल्ट है। ये हमारा क्या है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ का बेटा स्टेटमेंट तो ये है और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। क्या है ये? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ, वेरी यूजफुल लॉ, सेकंड लॉ। इसके लिए देखिए हम
इसका बेटा ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3। ध्यान दीजिए, यहां से हमारी जो करंट निकल रही है I1, यहां से निकल रही है I2, बेटा यहां पे कितनी हो जाएगी? चाहे हम इसको I3 नाम दे दें, चाहे हम इसको I3 नाम दे दें, या I1 प्लस I2 कर दें, बात एक ही है। चलिए I3 दे देते हैं। यहां पर देखिए जो फैसला है हम यहां अप्लाई कर सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। हो गया फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन। इस जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पे लेंगे, यहां पर I1 अपने रास्ते चली जाएगी, I2 अपने रास्ते चलेगी। ठीक है, अब जरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन ईच लूप, इन ईच लूप, लूप का मतलब क्लोज लूप देखो कितना, एक ही बनेगा, एक ही बनेगा है, दो लूप बन गए। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन ईच लूप the net EMF acting in that loop is equals to the net potential difference of that loop। समझ में आया? नहीं आया? देखिए, in any electric circuit, इन ईच लूप या एनी लूप, कुछ भी लिखें, इन ईच लूप नेट ईएमएफ ऑफ दैट लूप is algebraic sum of potential difference acting in that loop। ठीक, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इन ईच लूप, एक लूप ये, एक लूप ये, नेट ईएमएफ, तो बेटा इसमें ईएमएफ दो काम कर रहा है, ऑफ दैट लूप इज अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा और इसके अक्रॉस होगा एक्टिंग इन दैट लूप। ठीक है, एक्टिंग इन दैट लूप। अब देखिए इस स्टेटमेंट को जब, अब देखिए अगर हमें कोई तो डायरेक्शन यहां फिक्स करनी पड़ेगी, चाहे हम क्लॉकवाइज लेना चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे डायरेक्शन लेंगे हम वैसे ही यहां पे, चलिए हम यहां पे, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे, ठीक है, नेट ईएमएफ यहां पे कितना है, E1 तो इसी लूप की इसी डायरेक्शन में हमारी, और E2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा ये लूप 1 ले लेते हैं, ये लूप 2 ले लेते हैं, इन लूप 1 E1 माइनस E2
इसमें करंट देखिए, इसमें अपोजिट है, इसमें अपोजिट है, और इसमें इसी की ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो I1 R1 इसमें अपोजिट है, माइनस I2 R2, ठीक है। अब सेकेंड लूप में देखिएगा, लूप 2 नेट ईएमएफ हमारा एक ही तो एक्ट कर रहा है, और ये हमारा इसी डायरेक्शन के साथ है। T2 इक्वल्स टू, इसमें करंट R3 I3 R3, ठीक है, ये भी इसी के साथ है देखिए डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, प्लस I2 R2। देखिए दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हम अपने दिए हुए अननोन निकाल सकते हैं। इस जंक्शन पे यहां पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दें, I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। एक रिलेशन हमारा लिया। तो बेटा ये किरचॉफ लॉ समझ में आ गया? किरचॉफ लॉ हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखिए, मैंने भी बताया था आपको कि एक क्वेश्चन आया था, जो कि हालांकि मैंने देखा कि लोगों ने दूसरी तरह से डिफरेंट तरह से उसको सॉल्व किया, लेकिन मैं कोशिश ही करता हूं कि बेसिक्स से ही आप सलूशन दें जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 5 करके इसको नोट कर लीजिए। ये आपको बिल्कुल विद स्टेटमेंट आपको दोनों लॉ मिल रहा है, और ये अक्सर पूछ भी दिए जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अदरवाइज हमारा जो है इसका एप्लीकेशन ही आता है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल ही मिलेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप भी देखिए कि कैसे हम, इसीलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, इस डायग्राम को मैं रब नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा था थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाए, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ही से लगा, इसके इधर एक रेजिस्टेंस लगी, ठीक।
एक ही सेल लगा, एक इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 12 वोल्ट 6 वोल्ट, ठीक है। R7 R8 हमको हर रेजिस्टेंस में हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए, कितनी करंट फ्लो हो रही, तो करंट इन ईच रजिस्टर। चलिए अब देखिए एक चीज देखिए, इधर और उधर सिमेट्री है, ठीक। अब देखिए मैं करंट की डायरेक्शन बनाता हूं, मैंने I1 I1/2 I1/2, ठीक है। यहां से निकली I2, तो बेटा यहां से जब निकलेगी तो यहां एंटर भी करेगी I2, करेगी एंटर I2 ये वाली, यहां से I2 निकली I2/2, यहां से I2 निकली I2/2 I2/2, ठीक। और ये इधर आ गई I2/2, I2/2, ये तो इधर घूम गई, यहां से I1/2 आई थी, I1/2 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 I1/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो यहां से I1 निकल रही तो यहां से I1 एंटर हो जाएगी, ठीक। किरचॉफ लॉ, एक लूप ये हम लेंगे, एक लूप ये लेंगे, या ये ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये हमारा JEE एडवांस 28/8/22 को एग्जाम हुआ, उसमें आया था। तो अब देखिए मैंने ये पढ़ाया आपको, इसी को अप्लाई कर रहा हूं, और चांस की बात ये ऐसा क्वेश्चन मिल भी गया हमको, ठीक। अब देखिए इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले, इसमें क्या लें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक। देखिए नेट ईएमएफ जैसा कि मैंने इसमें बताया था, इस लूप में नेट ईएमएफ 6 वोल्ट 6 वोल्ट, यहां से चलें, देखिए ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये ऐसे जा रहा, एंड सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं,
1 ओम, ठीक है। 1 इंटू आर I2/2, तो ये बताइए I2/2 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे आया। अब देखिए यहाँ पे दो करंट है, I2/2 की तो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस I2/2, I1/2 अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस I1/2, ये प्लस डायरेक्शन में है। तो ये करंट हमारी कितनी है, ये करंट I2 है, I2 बेटा रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर किया क्योंकि सारे 1 ओम के हैं, क्योंकि I1 इंटू R1, I2 इंटू R2, I3 इंटू R3, तो R जब 1 ओम है तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि देखिए उसको इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए I2/2 प्लस I2 कितना हो गया, 2I2 माइनस I1/2, 6 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इक्वल्स टू 4I2 माइनस I1। बेटा ये इक्वेशन 1। अब मैं लेता हूं इस लूप में नेट ईएमएफ 12 वोल्ट, इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसमें एंटी, तो बेटा ये I1/2 इधर जा रही है, I1/2 इंटू 1 माइनस I2/2 इंटू 1, ये हमारा इसी के साथ है I1/2 ठीक है, और ये भी इसी डायरेक्शन में प्लस I1। इसीलिए मैंने इसको अब नहीं किया कि इससे आप कंपेयर कीजिए, I1 प्लस I1 2I1 माइनस I2/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 24 इक्वल्स टू 4I1 माइनस I2। बेटा ये इक्वेशन में क्लास 8 की तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको देखते हैं आंसर क्या आता है। अब देखिए हमको एक इक्वेशन हमारी ये है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें। तो बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 16I2 माइनस 4I1, ठीक है। ऐड कर दें 72, बेटा ये और ये कैंसिल हो गए, 15I2। Therefore I2 equals to 72/15। बेटा कैलकुलेशन देखिए बहुत फास्ट होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कैलकुलेशन करने का देखिए मैं कैसा तरीका बताता हूँ कि आपको जैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, एक में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि अगर इक्वेशन आ गई तो सॉल्व तो करनी पड़ेगी भाई। एडवांस में तो डिस्क्रिप्टिव है, आपको सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा, एमसीक्यू तो है नहीं। तो I2 हमारी आई 15 4 60 12 120 हो गया, 4.8 एम्पियर। ठीक, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दें, 12 इक्वल्स टू 4I2 माइनस 4.8, ठीक है। सॉरी I2 की वैल्यू है 12 4I2 4 इंटू 4.8 माइनस I1
I1 उठा के धर लिया, I1 इक्वल टू ये हो हमारा 4×32 3 4 19.2 -12। तो बेटा I1 कितनी है 7.2 एम्पियर। अब सब में ऐसे सब में करंट निकाल सकते हैं। I1 में करंट इन I1 कितनी है I2/2, I2 हमारा 4.8 2.4 एम्पियर। R2 में कितनी है I1/2 3.6 एम्पियर। R3 में कितनी है I2/2, R3 में करंट कितनी होगी I2/2 2.4 एम्पियर। ठीक है, देखिए R1 और R1 में 2.4, R3 में 2.4, R4 में I1/2 3.6 एम्पियर। R5 में देखिए R5 में I2 है 4.8 एम्पियर। R6 में I1 7.2 एम्पियर। R7 में देखिए इसका 2.4 3.6 1.2 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये करंट इधर चली है। हाँ R1 में कितनी है 2.4, हाँ ठीक है 1.2 ई मिल के 3.6 हो जाए। ठीक है, R2 में हमारी कितनी है 3.6। ठीक, R8 में करंट सेम 1.2 एम्पियर, क्योंकि सिमेट्री है ये आ गया। तो अब देखिए इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में आपको बिल्कुल देखिए इसकी कॉपी है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर भेजूंगा, फिर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय।